अच्छा देखो, सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू नंबर 45। द डायग्राम शोज द एक्चुअल आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। सही है। अब एक चीज समझना कि इकोनॉमी का जो ट्रेंड होता है ना, इकोनॉमी का जो ट्रेंड होता है उसके दो तरह के ट्रेंड होते हैं। एक सबसे पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है और एक एक्चुअल आउटपुट होता है। इसका मतलब कि अगर मैं आपको पीपीसी से ये चीज़ समझाऊं तो ये देखो, मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से होता है। सही है। यहाँ पर मैं गुड वाई लिखता हूँ, यहाँ पर मैं गुड एक्स लिखता हूँ, और ये मेरा जो है ना वो पोटेंशियल पॉइंट है ए। सही है। और मेरा अटेनेबल पॉइंट होता है ई, ये मेरा एक्चुअल है। अब आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, जब भी हम पीपीसी बनाते हैं तो हम अपने एक्चुअल को कभी आगे लेके जा रहे होते हैं, कभी पीछे लेके जा रहे होते हैं, पर हमारी कंट्री का पोटेंशियल जो है वो एकदम से नहीं बढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। मतलब इकोनॉमी का जो एक ट्रेंड होता है ना वो अपवर्ड ही होता है कि भाई कभी पोटेंशियल आगे जा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल पीछे है। सही है। पोटेंशियल पीछे कैसे आता है कि भाई हमारे मुल्क से वर्कर चले गए, हमारे मुल्क में जलजला आ गया, ऐसी चीज़ें हो गई। सही है। तो एक चीज़ याद रखना, एक इकोनॉमी का एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है ना वो हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में होता है। तो अगर आपको एक इकोनॉमी का एक्सपेक्टेड आउटपुट बताना है, आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो ऊपर की तरफ। सही है। क्योंकि आपकी कंट्री का पोटेंशियल जो है वो बार बार शिफ्ट नहीं होता, पर एक अपवर्ड ट्रेंड पे ही होता है। तो वो आहिस्ता 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 आपका मुल्क आगे बढ़ रहा होता है। और एक चीज़ आपको हमेशा पता है कि एक्चुअल जो है वो कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, कभी आगे जाता है, फिर वापस पीछे जाता है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज से होता है। सही है। तो हमारी कंट्री का जो ट्रेंड होता है ना, एक्चुअल आउटपुट सिक्लिकल फॉर्म में होता है। सिक्लिकल फॉर्म का मतलब कभी ग्रोथ आ रही है, कभी फॉल आ रहा है, फिर वापस ग्रोथ आ रही है, वापस फॉल आ रहा है। सही है। तो ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। अच्छा, सवाल में क्या पूछा हुआ है? व्हाट वुड हेल्प टू रिड्यूस द डाइवर्जेंस ऑफ एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये बेसिकली कह रहा है कि ये एक्चुअल आउटपुट जो है वो इतना सिक्लिकल फॉर्म में चल रहा है, इसको थोड़ा कम कैसे करें। डाइवर्जेंस का मतलब कि मेरा एक्चुअल आउटपुट कुछ इस तरीके से हो जाए, आहिस्ता 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 चेंज हो, मतलब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। और जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम क्या होता है भाई? जब मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं। जब मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं। जब लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं तो लोग ऑटोमेटिकली हायर टैक्स ब्रैकेट पे आ जाते हैं। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग ऑटोमेटिकली हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और वो टैक्स ज़्यादा देते हैं, तो वो इतना खर्चा कर नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेरी इकोनॉमी में एक अपवर्ड ट्रेंड तो आता है, पर वो अपवर्ड ट्रेंड थोड़ा स्लोली स्लोली आता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरी इकोनॉमी में इनकम टैक्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, लोगों की इनकम्स बढ़ती है, तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी कम देने होते हैं। गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी कम देने होते हैं। तो मेरी जो इकोनॉमिक साइकिल है ना वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है ऑटोमेटिकली। देखो इस तरह की हो जाती है, खुद ब खुद थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। अगर ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ना हो ना, कि लोगों की इनकम्स बढ़ रही है, उनको टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी उतने ही देने पड़ रहे हैं, तो फिर मेरी इकोनॉमी में ना देखो इस तरह का चेंज आएगा, सिक्लिकल फॉर्म में आएगा। सही है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? वो एक्चुअल आउटपुट को थोड़ा सा ठंडा कर देती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, 46, ये बहुत सिंपल है। द डायग्राम शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन इकोनॉमी वेयर एम रिप्रेजेंट द मनी सप्लाई एंड एलपी रिप्रेजेंट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मेरा मनी डिमांड बढ़ रहा है, सिंपली मेरा मनी डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। तो मनी डिमांड कैसे बढ़ सकता है? व्हाट कुड कॉज द राइज इन द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम R1 टू R2। मेरा मनी सप्लाई अभी भी वही है और मेरी मनी डिमांड बढ़ रही है। तो ये होता है थ्रू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों को हाथ में ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। सही है। जब भी मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, हमेशा याद रखना, जब भी मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, तो मनी डिमांड हमेशा बढ़ेगी। और अगर आपकी मनी सप्लाई अभी भी उतनी है और मनी डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि मनी की सप्लाई उतनी है और मनी डिमांड बढ़ रही है, तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बाकी ऑप्शन नहीं मैच करते। मनी सप्लाई चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो इसकी वजह से मनी डिमांड गिरेगी। रिडक्शन इन द लोन्स मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, अगेन वही बात, इससे मनी डिमांड गिरेगी। सही है। क्योंकि लोन कम ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। सही है। तो मेरा ऑप्शन है ए। ठीक है। अच्छा, 47, द डायग्राम शोज अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉइंट्स। सही है। अच्छा देखो, नोटिस करना लेबलिंग, यहाँ पर कैपिटल गुड लिखा हुआ है, यहाँ पर कंज्यूमर गुड लिखा हुआ है। Which change in the country's output would be the most likely to lead to a fall in potential growth? एक कंट्री का पोटेंशियल ग्रोथ कब गिरेगा? एक कंट्री का पोटेंशियल ग्रोथ तब गिरता है
जब आपकी इकोनॉमी में आप शॉर्ट टर्मिनिज्म करते हो, जब आपकी इकोनॉमी में आप शॉर्ट टर्मिनिज्म करते हो। शॉर्ट टर्मिनिज्म का मतलब कि आप अपनी इकोनॉमी में जो है वो कैपिटल गुड को कम बना रहे हो, क्योंकि अगर मैं कैपिटल गुड कम बनाऊंगा तो आगे जाके मेरे पास मशीनरी कम होगी, जब आगे जाके मेरे पास मशीनरी कम होगी तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी का पोटेंशियल गिरेगा, और आप शॉर्ट रन में जो है वो कंज्यूमर गुड को ज्यादा बना रहे हो। सही है, तो फिर लॉन्ग रन में जाके आपका पोटेंशियल गिरेगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल गुड तो होंगे ही नहीं, कैपिटल गुड से तो कंज्यूमर गुड बनता है। सही है, तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चेंज है भाई। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं करेंटली जो है पॉइंट वाई पे खड़ा हूँ, पॉइंट वाई पे जो है मैं इतने कैपिटल गुड बना रहा हूँ और इतने कंज्यूमर गुड बना रहा हूँ। अब अगर मैं पॉइंट वाई से पॉइंट जेड पे आऊंगा तो आप नोटिस करो मैंने कैपिटल गुड को मजीद कम कर दिया है और मैंने कंज्यूमर गुड को और बढ़ा दिया है। तो इससे क्या होगा, मेरी इकोनॉमी का, इससे मेरी इकोनॉमी का पोटेंशियल जो है वो कम होगा। शॉर्ट टर्मिनिज्म इज अ टाइप ऑफ मार्केट फेलियर। शॉर्ट टर्मिनिज्म में ये होता है कि जब आपके जो प्रोड्यूसर्स है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, वो अभी कंज्यूमर गुड की डिमांड को पूरा करने के लिए दमादम कंज्यूमर गुड बनाते हैं, वो लोग कैपिटल गुड को कम बनाते हैं। जब आप अभी शॉर्ट टर्म में कैपिटल गुड को कम बनाओगे तो लॉन्ग टर्म में जाके आपके पास कैपिटल गुड नहीं होंगे, तो आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल गिरेगा, क्योंकि आपके पास मशीनरी वगैरह होगी नहीं, क्योंकि इसी कैपिटल गुड से तो कंज्यूमर गुड बनता है। ले रहे हैं चीज, तो शॉर्ट टर्मिनिज्म मार्केट फेलियर का पार्ट है। अच्छा, 48, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द वर्किंग ऑफ अ नेगेटिव इनकम टैक्स। देखो ये एमसीक्यू बहुत आते हैं। नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं वो सर्टेन इनकम के नीचे होते हैं, उनको सामने से पैसा दिया जाता है। कुछ लोग जो सर्टेन इनकम से नीचे होते हैं उनको सामने से पैसा दिया जाता है। देयर हाउसहोल्ड विद इनकम्स अबव वाई पे टैक्स एंड दोज विद इनकम्स बिलो वाई टी रिसीव अ टैक्स क्रेडिट। पैसे मिलते हैं उनको। What would be the effects of decreasing the effective tax rate, thereby causing the NIT schedule to shift from NIT 1 to NIT 2? क्या हो रहा है, मैं NIT 1 पे था और अब मैं NIT 2 पे आ गया। इसका मतलब है नेगेटिव टैक्स का कम कर दिया है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, टाइप ऑफ, सही है, एग्जैक्टली वही नहीं होता। सही है, तो आप नोटिस करो नेगेटिव टैक्स का वो कम कर दिया ब्रैकेट, नेगेटिव टैक्स का ब्रैकेट कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे वर्क इंसेंटिव इंक्रीज होने चाहिए ना, क्योंकि अगर नेगेटिव टैक्स अब कम मिल रहा है तो लोग बोलेंगे भाई काम ही कर लेते हैं, अब तो गवर्नमेंट कम पैसे दे रही है। सही है, तो लोग बोलते हैं काम ही कर लेते हैं, गवर्नमेंट अब कम पैसे दे रही है। सही है, तो ये मेरा इंक्रीज होगा, वर्क इंसेंटिव मेरा इंक्रीज होगा। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर हमने एक और लाइन बनाई हुई है NIT 2। अब इन लोगों ने क्या करा है, टैक्स रेट को थोड़ा सा जो है वो कम करा है, टैक्स रेट को थोड़ा कम करा है। क्यों करा है, टैक्स रेट को इसलिए कम करा है क्योंकि भाई वर्क इंसेंटिव बढ़ जाए। और आप नोटिस करो कि अब अमीरों से कम पैसा लिया जा रहा है, अब अमीरों से कम पैसा लिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब अब मेरी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो रही है तो देखो पहले के मुकाबले में कम कम टैक्स रेट जा रहा है, पहले के मुकाबले में कम कम टैक्स रेट जा रहा है। अब यहाँ पर मेरा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप ये चीज याद रखना कि पहले के मुकाबले में मैं नेगेटिव टैक्स भी दे रहा हूँ और मैं अमीरों से भी पैसा ले रहा हूँ, तो मुझे नेट नहीं पता कि मैं दे कितना रहा हूँ और ला कितना रहा हूँ, इसलिए बोला नेट टैक्स रेवेन्यू। नेट टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि आप उसमें उसको भी शामिल कर रहे हो कि आप जो टैक्स दे रहे हो लोगों को जो इनकम के नीचे हैं, और लोगों से टैक्स ले भी रहे हो। तो हमें नहीं पता नेट इफेक्ट क्या होगा, हमें नहीं पता नेट इफेक्ट क्या होगा, तो नेट इफेक्ट जो है वो अनसर्टेन रहेगा। सही है, नेट अफेक्ट अनसर्टेन। हाँ मुस्तफा, इनकम टैक्स तो मिल रहा है पर हम दे भी तो रहे हैं सामने से, हमें नहीं पता ना कि हम कितना दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं। सही है, तो इसकी वजह से जो है इंसेंटिव इंक्रीज है तो इनकम भी बढ़ेगी। इंसेंटिव इंक्रीज हो रहे तो ज्यादा लोग अब काम भी करेंगे। सही है, तो इन दी एंड हम टैक्स रेवेन्यू बता नहीं सकते एग्जैक्ट, जब तक हमें फिगर्स नहीं दी होगी ना हम नहीं बता सकते। सही है, तो हमेशा टैक्स रेवेन्यू को अनसर्टेन ही रखना हम लोग। सही है, टैक्स रेवेन्यू अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि मैं लोगों को टैक्स दे भी रहा हूँ और मैं लोगों से टैक्स ले भी रहा हूँ, साथ ही साथ वर्क इंसेंटिव भी बढ़ा है तो और लोग भी काम करने आएंगे। तो हमें नहीं पता कि ओवरऑल मेरा टैक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि मैं टैक्स लोगों को एज अ टैक्स क्रेडिट दे भी रहा हूँ और मैं टैक्स रिसीव भी कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेट का मतलब तो ये होता है ना, नेट का मतलब होता है कि इधर इट इज पॉजिटिव और इधर इट इज नेगेटिव। सही है, नेट टैक्स रेवेन्यू का मतलब है जो मैं टैक्स रिसीव कर रहा हूँ और जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उसका सम, उसका टोटल सम क्या है माइनस करके, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है, 47 का बिल्कुल डी था हमने। सही है, 48 का भी हमारा डी है, 48 का भी डी है। सही है, आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, 49,
The graphs show how consumer prices and real GDP changed in a country between 2000 and 2010. अच्छा आप देख लो ग्राफ में, आप एक चीज सिंपल नोटिस करना कि दोनों ग्राफ पॉजिटिव में, दोनों ग्राफ पॉजिटिव में, नेगेटिव में अब तक कोई नहीं गया है, सही है। तो ये कंज्यूमर प्राइसेस का रेट चेंज हो रहा है, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही है और यहाँ पर भी यही हो रहा है, सही है। द लेवल ऑफ जीडीपी वाज लोअर इन 2010 देन इन 2005, नहीं बता सकते, परसेंटेज है। द प्राइस लेवल फेल, प्राइस कभी गिरी नहीं है, प्राइस कभी गिरी नहीं है, थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव थी, प्राइस कभी गिरी ही नहीं है, थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव थी। लिविंग स्टैंडर्ड्स रिमेन रफली कांस्टेंट बिटवीन 2000 एंड 2010। अगेन मैं लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बता सकता रियल जीडीपी से देख के, तो मुझे और फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, मुझे और फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीडीपी से नहीं बता सकता इतनी आसानी से। द कंट्री एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 2010 एंड 2000, सही है बिल्कुल, क्योंकि आप देखो थ्रू आउट द टाइम मेरा जीडीपी पॉजिटिव था, थ्रू आउट द टाइम जीडीपी मेरा पॉजिटिव रेट पे, पॉजिटिव रेट का मतलब है थ्रू आउट द टाइम आपकी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रहा है, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, सही है। तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर है। अच्छा 50, the diagram shows two liquidity preference demand curve from money. The money supply is M and the initial equilibrium rate of interest is R1, सही है। हाँ तो फिर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ना, हम तो ये देखेंगे ना जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है, सही है। बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा ये बता दो क्या होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मेरे मुल्क में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिरेगा तो हमारी इकोनॉमी में मनी डिमांड गिरेगी। जब भी हमारी इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम आ रहा होगा, हमारी इकोनॉमी में मनी डिमांड गिरेगी, सही है। इंक्रीज इन आउटपुट से तो मेरी मनी डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन सेविंग्स, इससे मेरी मनी डिमांड पे इतना कोई फर्क नहीं आता है खास, वो इंटरेस्ट रेट से लेना देना होता है इसका, इसका इंटरेस्ट रेट से लेना देना होता है, इसका जो लेना देना है वो इंटरेस्ट रेट से। इसने मुझे एमपीएस नहीं बोला हुआ, इसने बोला सेविंग बढ़ रही है, सेविंग तो इंटरेस्ट रेट की वजह से बढ़ती है, सही है। अच्छा एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मेरी इकोनॉमी में रिसेशन का दौर चल रहा है, मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड लोगों की गिर रही है, तो ये ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से मेरी मनी डिमांड गिरे, ये ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से मेरी मनी डिमांड गिरे, सही है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एन इंक्रीज अ राइज इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल जब बढ़ता है तो मनी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि प्राइस लेवल किसकी वजह से बढ़ता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से। जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, आपको हाथ में ज्यादा पैसा चाहिए, तो मनी डिमांड फिर बढ़ती है। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सी, सही है। ये वाला पॉइंट जो कंफ्यूज हो रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट से लेना देना होता है, सही है। इंटरेस्ट रेट का फॉल नहीं पूछा हुआ, इंटरेस्ट रेट का फॉल नहीं पूछा हुआ, मनी डिमांड के गिरने से इंटरेस्ट रेट गिर रहा है ना, मनी डिमांड के गिरने से इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसकी वजह से मेरा मनी डिमांड गिर रहा है। हाँ अक्सर बिल्कुल यही हो रहा है, सही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, रिसेशन आ रहा है तो मनी डिमांड गिर जाएगी, सही है। क्लियर है अब। अच्छा 51, अच्छा the chart shows the rates of economic growth and unemployment in a country for the period 2000 to 2010. Yes, so mama yes. अच्छा what does the chart show, सही है। वापस नोटिस करना कि थ्रू आउट द टाइम मेरा रेट पॉजिटिव है, सबसे पहले तो ये पकड़ा करो ग्राफ में कि रेट पॉजिटिव है कि नहीं है, नेगेटिव तो नहीं जा रहा, तो थ्रू आउट द टाइम मेरा रेट पॉजिटिव है। अच्छा उसके बाद व्हाट डज द चार्ट शो, रियल जीडीपी वाज लोवेस्ट इन 2010, नहीं बता सकता परसेंटेज फॉर्म में। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फेल बिटवीन 2009 एंड 2010, भाई जीडीपी तो मेरा थ्रू आउट द टाइम बढ़ रहा है, सही है। जीडीपी तो मेरा थ्रू आउट द टाइम जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर नहीं रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर नहीं रहा, सही है। द टोटल लेबर फोर्स डिक्लाइंड बिटवीन 2007 एंड 2009, अगेन वही चीज, परसेंटेज फॉर्म में नंबर नहीं बता सकता, परसेंटेज फॉर्म में है, मैं नंबर नहीं बता सकता कि बढ़ा है कि गिरा है, क्योंकि परसेंटेज में मिसलीडिंग होता है ये, सही है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल बिटवीन द व्हेन द ग्रोथ इंक्रीज, अब इसका टेबल से कोई लेना देना नहीं है, इस वाले ऑप्शन का टेबल से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल बताऊं क्या कह रहा है कि मेरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मेरी ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऐसा ही तो होता है,
या दूसरे लफ्जों में कह दो कि मेरी इन्फ्लेशन और मेरी अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये तो सिंपल सा रिलेशनशिप है जो कि इसने ऑप्शन में मुझे दे दिया है, और ये तो ऐसा ही होता है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल व्हेन द ग्रोथ रेट इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जब एक इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो गिरेगा, तो ये तो फैक्ट है। देखो, अब टेबल से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये आंसर है। सही है, तो हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करा करो, और सबसे फीजिबल ऑप्शन मेरा यही है। ठीक है, अच्छा, हाँ, ग्रोथ बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी। तो वापसी देखो वही एमसीक्यू आ गया, पर थोड़ा सा अलग फॉर्म में है। अ कंट्री हैज अ नेगेटिव इनकम टैक्स सिस्टम। वही चीज, सर्टेन इनकम के बिलो हो गए तो आपको पैसे मिलेंगे। सही है, सर्टेन इनकम के आप जब नीचे हो गए तो आपको पैसे मिलेंगे। A curve NT in the diagram shows the country's initial tax schedule. A change in the tax rate causes to shift to NT1. अच्छा, मैं अब किधर आ गया हूँ? मैं अब यहाँ आ चुका हूँ। सही है, तो इससे मुझे एक चीज पता चल रही है कि पहले के मुकाबले में अब लोगों को पैसा ज्यादा मिल रहा है। सही है, पहले के मुकाबले में लोगों को अब ज्यादा पैसा मिल रहा है जो काम नहीं करते हैं। सही है, देखो सबसे पहले ना ये दो चीजों में मतलब समझ लो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी की अगर सिंपल डेफिनेशन देखो ना, तो एफिशिएंसी की सिंपल डेफिनेशन होती है मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम रिसोर्सेज। मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम रिसोर्सेज। और इक्विटी की डेफिनेशन क्या होती है? इक्विटी की डेफिनेशन होती थी फेयरनेस और जस्टिस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, इक्विटी की डेफिनेशन क्या होती है? फेयरनेस और जस्टिस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो, इक्विटी का मतलब ये होता है जब फेयर हो, सिस्टम आपका फेयर हो। एक और चीज समझना कि ये दोनों चीजों में भी फर्क होता है। इक्वालिटी एंड इक्विटी में फर्क है। इक्वालिटी एंड इक्विटी में फर्क है। इक्वालिटी कहती है कि अगर मैं लेट से कहता हूं कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं। सही है, मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास दो भिखारी है। सही है, मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास दो भिखारी है। मैंने क्या करा, दोनों को 50-50 रुपए दे दिए, तो ये इक्वालिटी है। मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास एक भिखारी आया, दो भिखारी आए, मैंने दोनों को 50-50 रुपए दे दिए, तो ये होती है इक्वालिटी। दोनों को इक्वल अमाउंट आपने दे दी। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि एक भिखारी के घर पे 4 लोग हैं और एक भिखारी के घर पे 10 लोग हैं, तो इस हिसाब से तो दोनों को 50-50 नहीं मिलने चाहिए थे, क्योंकि जो 4 बंदों वाला है, जिसके घर में 4 लोग हैं, उसको 50 रुपए नहीं देने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जिसके घर पे ज्यादा लोग हैं उसको मुझे ज्यादा पैसे देने चाहिए थे। तो इक्वालिटी कहता है कि आप लोगों को इक्वल बांटो, पैसा इक्वल बांटो। इक्विटी कहता है कि सिस्टम फेयर होना चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है उतना मिलना चाहिए। अब जैसे ये इसके घर पे 4 लोग हैं, तो इसको अगर मैं 50 रुपए दे दूं तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसके घर पे तो 10 लोग हैं। तो मेरा फेयर क्या होगा सिस्टम, कि अगर मैं इसको 70 रुपए दे दूं और इसको 30 रुपए दे दूं, ये मेरा फेयर सिस्टम है, ये मेरा इक्विटेबल है। सही है, तो इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस और जस्टिस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इक्वालिटी करोगे तो आपकी इकोनॉमी में इक्विटी भी आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इक्वालिटी करोगे तो आपकी इकोनॉमी में इक्विटी भी आएगी। सही है, तो ये हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू में बहुत आता है आजकल। एफिशिएंसी आपको पता ही है क्या होती है। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर पहले के मुकाबले में मैं ज्यादा नेगेटिव टैक्स दे रहा हूँ, अगर पहले के मुकाबले में मैं ज्यादा नेगेटिव टैक्स दे रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे मुल्क में एफिशिएंसी वर्स हो रही है। क्यों एफिशिएंसी वर्स हो रही है? क्योंकि और लेबर आपका फारिग बैठेगा, आप वर्क इंसेंटिव को कम कर रहे हो। आप वर्क इंसेंटिव को कम कर रहे हो, आप लोगों को और नेस्टी बना रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी तो वर्सनिंग होगी। सही है, आपकी एफिशिएंसी तो वर्सनिंग होगी लाजमी तौर पे। इक्विटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? इक्विटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है बताओ आप लोग? वर्सनिंग हो रही है कि इंप्रूव हो रही है? इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अमीर से ज्यादा टैक्स ले रहे हो और गरीब को ज्यादा पैसा दे रहे हो। आप अमीर से ज्यादा टैक्स ले रहे हो और गरीब को आप ज्यादा पैसा दे रहे हो। सही है, हाँ, और एक और चीज, बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया साथ में, अच्छा वो याद आ गया। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी और इक्विटी का ट्रेड ऑफ है। एफिशिएंसी और इक्विटी का ट्रेड ऑफ है लाजमी तौर पे। सही है, एफिशिएंसी, ये हमेशा याद रखना, इससे भी एमसीक्यू हो जाएगा। एफिशिएंसी एंड इक्विटी का ट्रेड ऑफ है, इसका मतलब है दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सही है, तो इंप्रूवमेंट होगी। अगर एफिशिएंसी वर्सनिंग हो रही है तो इक्विटी इंप्रूव होगी। उमामा, इसको इस तरह याद कर लो या इसको इस रिलेशनशिप से याद कर लो। साथ ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया।
सही है, ये कभी भी साथ अचीव नहीं होते, तो हमेशा इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ है। सही है, अगर आप इक्विटी को इंप्रूव करने जाओगे तो आपके मुल्क में एफिशिएंसी गिरेगी, और अगर आप एफिशिएंसी को इंप्रूव करने जाओगे तो आपके मुल्क में इक्विटी गिरेगी। सही है, तो दोनों का ट्रेड ऑफ है, नेगेटिव रिलेशनशिप। अच्छा, बढ़ जाऊं आगे। एफिशिएंसी इसलिए वर्सनिंग हो रही है अक्सर क्योंकि अब जो है वो लोगों को बैठे बैठे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब लोगों को बैठे बैठे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और अमीरों से आप ज्यादा टैक्स ले रहे हो, तो उनका काम करने का दिल नहीं चाहेगा क्योंकि वर्क इंसेंटिव कम हो रहा है। क्या पता उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाए, और पहले लोग और फारिग बैठ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव टैक्स ज्यादा है, तो लोग बोलेंगे भाई अच्छा मौका है, घर पे बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। सही है, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है एग्जैक्टली, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि सर्टेन इनकम लेवल से नीचे है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो वो होता है जो काम ही नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो वो है जो काम ही नहीं कर रहा। ये लोग काम तो कर रहे हैं, उनको जो सर्टेन लेवल ऑफ इनकम से नीचे हैं उनको मिल रहा है, जो बिल्कुल फारिग है उनको नहीं मिल रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बिल्कुल फारिग आवाम को मिलता है जो बिल्कुल घर पे बैठी हुई है। डिसइंटेंसिव, हाँ बिल्कुल। अच्छा, 53, the diagram shows a shift in the economy saving function from S1 to S2, S1 से S2। अगेन क्या हो रहा है, ये विड्रॉल बढ़ रहे हैं कि गिर रहे हैं, खाली इतना बता दो। विड्रॉल बढ़ रहे हैं कि गिर रहे हैं? सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उल्टा देखा जाता है, अगर आपका एमपीएस जो है वो गिरेगा, अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिरेगा, तो पहले के मुकाबले में आपकी जो सेविंग की लाइन है वो आगे की तरफ आ जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एमपीएस गिरेगा तो आपका एमपीसी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, और जब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी में जो है वो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। तो आप देख लो, पहले आपकी मुल्क में रियल इनकम ये थी, अब आपके मुल्क में रियल इनकम ये हो गई है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे विड्रॉल गिरे हैं, मेरा एमपीसी बढ़ा है और मेरी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर बढ़ा है। सही है, तो what can be deduced from the diagram? uh, देखो यहाँ पर एक और भी मसला है। सही है, यहाँ पर एक और भी मसला है। आंसर तो वैसे इसका ये है, बच्चे नॉर्मली ये वाला कर देते हैं, बच्चे ये वाला कर देते हैं, तो ख्याल रखना ये आंसर नहीं होगा। हाँ, मैंने कल भी कहा था, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि ये एमसीक्यू नहीं है, ये बीसीक्यू है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। सही है, मेरे पास वापस 2 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, पर हमने कौन सा चूज करा, डी, क्योंकि डी इज अ बेटर आंसर। सही है, डी इज द बेटर आंसर। वो डब्ल्यू जे बिल्कुल होता है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट अगेन मैं नॉर्मल कन्फ्यूजन बता रहा हूँ, ये तो आपको पता है, अच्छी बात है, पर मैं नॉर्मल कन्फ्यूजन बताता हूँ जो होता है। सही है, जो आप लोग कह रहे हो बिल्कुल सही है। बेस्ट आंसर देखो खुद आइडेंटिफाई कर तो लिया, बच्चों ने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि डब्ल्यू इक्वल टू जे थोड़ी हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वैसे एमपीसी ऑटोनोमस नहीं होता, एमपीसी इंड्यूस्ड है ना, इनकम, इनकम मतलब सी ऑफ आई नहीं होता था मेरा इक्वेशन में, नहीं होता था मेरा सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी ऑफ आई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला सी जो है ये एमपीसी होता था ना मेरा। सही है, तो ये पूरा जो इसकी अमाउंट है ये इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, अच्छा, सही, तो 53 का डी होगा, ये वाला मत करना। पेपर में जज अभी तुम लोगों ने खुद जज किया है, ये सबने डी बोला था मुझे, वो तो मैंने बी बोला तो आप लोग ने मुझे बोला हाँ बी भी हो सकता है। सही है, कुछ एमसीक्यू होंगे, सारे ऐसे नहीं होंगे, अब सारों में नहीं करना है कि सर 2 बेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं एक चूज करना है खाली, कुछ कुछ एमसीक्यूज में ऐसा होता है। अच्छा, 54। अच्छा भाई, द ग्राफ शोज द एनुअल परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ न्यू हाउसेस, the graph shows the annual percentage changes in the prices of new houses and existing houses in the United Kingdom between 2010 and 2012। सही है, अच्छा, अब ये भी देख लो कि यहाँ पर मेरा नेगेटिव भी जा रहा है, हाँ यहाँ पर मेरा नेगेटिव भी जा रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ताकि पता चल जाए, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव है। सही है, तो ये कुछ हमारा लाइन आ रही है। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ, इसने मुझे न्यू हाउसेस की प्राइजेस की लाइन दी हुई है, फ्लक्चुएशंस बताई हुई हैं, और इसने मुझे प्री एग्जिस्टिंग हाउस की भी लाइन दी हुई है और फ्लक्चुएशंस बताई हुई हैं। सही है, फ्रॉम अक्टूबर 2010 न्यू हाउसेस ऑन एवरेज वर मोर एक्सपेंसिव देन एग्जिस्टिंग हाउसेस, फ्रॉम अक्टूबर 2010
तो अक्टूबर 2010 मेरा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, क्या बोला हुआ है? न्यू हाउसेज ऑन एवरेज वर मोर एक्सपेंसिव देन एग्जिस्टिंग हाउसेज। ऐसा कह सकते हैं, पर क्योंकि देखो वापस रेट है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि चलो ये न्यू हाउसेस का रेट बढ़ रहा है, पर आप ये भी नोटिस करो कि एग्जिस्टिंग हाउसेस कहाँ से होते हुए नीचे आ रहे हैं। तो मुझे नंबर नहीं पता एग्जैक्टली, सही है, मुझे एग्जैक्टली वापस नंबर नहीं पता। मैं फिर भी और ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, मैं फिर भी और ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। द एवरेज प्राइस ऑफ न्यू हाउसेज पीक्ड इन अक्टूबर 2011। अक्टूबर 2011 में ये कह रहा है कि न्यू हाउसेज की जो प्राइस है वो पीक पे थी। खैर वापस ये रेट है, तो यहाँ से देखना पड़ेगा। द एवरेज प्राइस ऑफ एक्सिस्टिंग हाउसेज वाज लोअर इन मई 2011 देन इन मई 2010। ये थोड़ा क्या बोला हुआ है? एक्सिस्टिंग हाउसेज वाज लोअर इन मई 2011। तो मई 2011 में एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, आप लोग भी खींच लो ये लाइन ना। मई 2011 में एक मैं लाइन खींच रहा हूँ और मई 2010 में मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ये वाला मुझे थोड़ा सा फीसिबल लग रहा है, क्योंकि देखो वापस पढ़ो क्या बोल रहा है। द एवरेज प्राइस ऑफ एक्सिस्टिंग हाउसेज वाज लोअर इन मई 2011। इट वाज लोअर इन मई 2011। नेगेटिव था। देन इन मई 2010, मई 2010 में पॉजिटिव था। ये आंसर हो सकता है। भले यहाँ पर रेट है, सही है, यहाँ पर भले रेट है, पर आप नोटिस करो कि मई 2011 में मैं नेगेटिव वाले पोर्शन में हूँ। मई 2011 में मैं नेगेटिव वाले पोर्शन में हूँ, तो लाजमी तौर पे मेरी प्राइजेस तो गिरी तो रही है प्राइजेस, क्योंकि रेट नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फ्लेशन नहीं होती, सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। भले इसने मुझे नंबर नहीं दिए हुए, पर रेट तो आ रहा है। बी भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द टाइम मेरी प्राइसेस बढ़ रही है न्यू हाउसेस की, और ये कह रहा है कि 2011 में पीक कर गई। तो मैं कैसे बता सकता हूँ 2011 में पीक कर गई? मुझे नंबर थोड़ी मिला हुआ है, मुझे नंबर नहीं मिला हुआ, सही है। क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रही है, रेट गिर रहा है, रेट वापस गिर रहा है, रेट वापस बढ़ रहा है, फिर रेट वापस गिर रहा है। अगेन वही चीज, मैं नहीं बता सकता एवरेज जब तक मुझे प्राइसेस नहीं दी हुई होंगी उसमें, सही है। तो बी वाला पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, ए नहीं हो सकता। अगेन रेट से कंपेयर हो रहा है हमजा, रेट से कंपेयर हो रहा है, वापस नंबर नहीं है, सही है। कह रही है वाला D, the average price of existing houses fell to the lowest. The average prices of existing houses fell to the lowest in May 2011. रेट लोएस्ट है, प्राइसेस का देखो वापस वही चीज, रेट दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ। ये इसका फर्क समझ लो भाई हमेशा के लिए, रेट और नंबर में फर्क है। ये बोल रहे हैं ना कि प्राइसेस लोएस्ट ने, तो प्राइसेस कहाँ दी हुई है मुझे? नहीं 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 नहीं, रेट और प्राइस लेवल सेम नहीं है, सही है। रेट और प्राइस लेवल सेम नहीं है, क्लियर है आप? अच्छा, मैं आगे आ रहा हूँ अब। तो मैं सर रेट कंपेयर कर सकते हो पर नंबर नहीं बता सकते। ऑप्शन सी में प्राइजेस कर रहा है, मैंने बोला तो था। भले ही ये प्राइजेस को कंपेयर कर रहा है, पर रेट तो नेगेटिव है ना, तो प्राइजेस तो गिर रही है ना। रेट तो नेगेटिव है तो प्राइजेस तो गिर रही हैं, सही है। अच्छा, क्लास कब तक है? मैं देखता हूँ 10 MCQ में और कराऊंगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अ गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का रेट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है। विच डायग्राम शोज द रिजल्टिंग शिफ्ट फ्रॉम C1 टू C2। देखो ये थोड़ा सा ना अलग तरीके से करते हैं। मेरा C1 कुछ इस तरीके से बना हुआ है, सही है, मेरा C1 जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अच्छा, इसने बोला कि गवर्नमेंट की जो है वो स्पेंडिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट की जो है वो स्पेंडिंग बढ़ रही है, सही है। गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ेगा तो मेरी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, पर एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मेरी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ाती है ना, तो लोगों का एमपीसी कम हो जाता है। जब भी मेरी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को बढ़ाती है, रेट बढ़ाती है ना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का, तो लोगों का एमपीसी भी कम होता है, क्योंकि लोग जो हैं अब इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा देती है।
लोग जो हैं अब इतना खर्चा नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट अपने को ज्यादा पैसा दे रही है। तो अगर मेरा एमपीसी कम होगा तो मेरी कंजम्पशन की लाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, मेरी कंजम्पशन की लाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मैं C2 से फिर आ जाऊंगा C2.1 पे, सही है। तो सबसे पहले मैं C1 से C2 गया, ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ गया। पर जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ा, जैसे ही मेरा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया, लोगों का एमपीसी कम हो जाएगा। क्यों लोगों का एमपीसी कम हो जाएगा? क्योंकि अब गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है। तो अब गवर्नमेंट पैसा देगी तो मेरी कंजम्पशन की लाइन हो जाएगी इस तरीके से, मेरी कंजम्पशन की लाइन हो जाएगी इस तरीके से। तो मेरा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? मेरा नेट इफेक्ट आ रहा है कि मेरी ओरिजिनल कंजम्पशन की लाइन ऐसी है और मेरी नई वाली कंजम्पशन की लाइन ऐसी है। समझ आया? तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ आया, तो मेरा नेट इफेक्ट क्या होगा? मेरा नेट इफेक्ट होगा ये और ये। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब है मेरा ऑप्शन होगा बी। तो हमेशा याद रखना जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का सवाल आए, हाँ सी यहाँ पर यही है, क्योंकि सिर्फ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन ही है। मैं वापस बता रहा हूँ, मेरा अनएम्प्लॉय, मैं करंटली यहाँ पर था, जैसे ही गवर्नमेंट का ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ा, मेरी सी की लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई। सही है? तो ऑटोनोमस की वजह से सी ऊपर शिफ्ट होता है। जैसे ही मेरा सी ऊपर शिफ्ट हुआ, जैसे ही मेरा सी ऊपर शिफ्ट हुआ, क्योंकि देखो भाई सिंपल लॉजिक लग रही है, ऑटोनोमस बढ़ता है तो शिफ्ट आता है कि टिल्ट आता है? ये बताओ जो जिनको नहीं समझ आ रहा है, ऑटोनोमस बढ़ता है तो शिफ्ट आता है कि टिल्ट आता है? शिफ्ट आता है। तो मैं C1 से C2 जाऊंगा। अब गवर्नमेंट ने लोगों के हाथ में पैसा दे दिया है, तो लोग अपनी इनकम को अब कम खर्च करेंगे, लोग अपनी इनकम को अब कम खर्च करेंगे। इसका मतलब है कि उनका एमपीसी गिर जाएगा। वो गवर्नमेंट के पैसे खर्च करेंगे ना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है तो गवर्नमेंट का पैसा खर्च करेंगे, तो उनका एमपीसी पहले के मुकाबले में जब गिरेगा तो मेरे सी में टिल्ट आएगा नीचे की तरफ। मेरा एमपीसी जब पहले के मुकाबले में गिरेगा तो मेरा टिल्ट आएगा नीचे की तरफ। सही है? तो फिर मैं करूंगा नीचे की तरफ टिल्ट। समझ आ गई? अब कोई मसला, सवाल है तो पूछ लो। तो मेरा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? मेरा नेट इफेक्ट है मैं C1 से C2 पे आ रहा हूँ इस तरीके से, मैं C1 से C2 पे आ रहा हूँ इस तरीके से। सही है? ए भी सिमिलर है, ए पर सिमिलर है फिजा, पर ए में इसने वो नीचे टिल्ट नहीं किया हुआ इसको, इसने ए में सिंपली क्या करा है, बस ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अपने को यूं भी करना है नीचे की तरफ। हाँ अहमद बिल्कुल, अपने को नीचे की तरफ टिल्ट भी करना है इस तरीके से। ठीक है? अच्छा अच्छा 56, the diagram shows three different levels of the supply of money and three liquidity preference curves. The initial equilibrium is at point x. There is a decrease in the level of money income and the same time, अच्छा मनी इनकम गिरेगी तो मनी डिमांड गिरेगी कि बढ़ेगी? जल्दी बताओ। मनी इनकम गिरेगी तो मनी डिमांड बढ़ेगी कि गिरेगी? गिरेगी। ये गिरेगी। एट द सेम टाइम देयर इज एन एक्सपेंशन इन बैंक क्रेडिट, बैंक पहले के मुकाबले में ज्यादा क्रेडिट दे रहा है, इसका मतलब है पहले के मुकाबले में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, बैंक ज्यादा क्रेडिट दे रहा है, एक्सपेंशन इन मनी क्रेडिट। अच्छा, तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी डिमांड बढ़ रही है, तो आंसर क्या होगा? नहीं, हाँ नहीं गिर रहा है, मनी डिमांड गिर रही है। सही है, मनी डिमांड गिर रही है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो आंसर होगा सी। ठीक है, मनी डिमांड गिर रही है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है। समझ आ गया? डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि लोगों की मनी इनकम गिर रही है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सही है? क्रेडिट क्रिएशन, यस, क्रेडिट क्रिएशन। पर क्रेडिट क्रिएशन एक अलग साइड है, बैंक क्रेडिट ज्यादा दे रही है, बस ये मतलब है इसका। क्रेडिट क्रिएशन का तो मतलब ये होता है जब आप अपने उससे खेलते हो, मिनिमम रिजर्व रेशो से। सही। अच्छा देखो वापसी यार, ये ग्राफ वाले आ गए। द ग्राफ shows the changes expressed as an index in employment and in GDP in the United States between 2008 and 2012। सही है? वापस देख लेना कि इंडेक्स भी मेरा नेगेटिव जा रहा है। सही है? इंडेक्स भी मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। सही है? 100 से 105 है, फिर 100 से 95 है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। याद है ना इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते थे? सही है? इंडेक्स फॉर्म में 100 से जब 90 जाते थे तो हम बोलते थे इन्फ्लेशन गिर रही है। सही है?
100 का ऐसा चलो 0 ले लो, पर अगेन इस तरह नहीं करो, इंडेक्स फॉर्म हमेशा ऐसा ही होता है, 100 से ऊपर पॉजिटिव है, 100 से नीचे नेगेटिव है, सही है, 100 से ऊपर पॉजिटिव है, 100 से नीचे नेगेटिव है, सिंपल, इसको इस तरह याद रखो। What can be concluded from the graph? The number in full-time jobs as a percentage of total employment fell over the period. The number in full-time jobs as a percentage of total employment fell over the period. क्या ये हो सकता है? फुल टाइम क्या है? फुल टाइम मेरी ये वाली लाइन है, तो फुल टाइम आप नोटिस करो मेरा थ्रू आउट द टाइम गिर रहा है क्योंकि नेगेटिव है, थ्रू आउट द टाइम गिर रहा है क्योंकि नेगेटिव है, तो अगर मैं इसको टोटल एम्प्लॉयमेंट से डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल गिर रही है ना, फुल टाइम जॉब एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, फिर भी मैं बाकी देख रहा हूँ। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ओवर द पीरियड, क्या मैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता सकता हूँ? क्या मैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। देयर वाज अ फॉल इन द नंबर, वापस मैं नंबर बता सकता हूँ? देयर वाज एन इंक्रीज इन जीडीपी पर वर्कर, जीडीपी पर वर्कर, अच्छा जीडीपी की लाइन इसने मुझे कहा दी हुई है, ये इसकी जीडीपी की लाइन है। अगेन वही चीज, जब तक इससे मुझे नंबर्स नहीं दिए हुए मैं जीडीपी पर वर्कर भी नहीं बता सकता। अगर मुझे ओवरऑल ये वैल्यूज नहीं देगा तो सबसे फीजिबल ऑप्शन क्या है? सबसे फीजिबल ऑप्शन यही वाला लग रहा है जो कि सबसे आसान है करना, बाकी करना बहुत मुश्किल है। तो ये डी वाला तो फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है, बट अगेन जब तक इसने मुझे जीडीपी वगैरह नहीं बताई हुई मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं जीडीपी पर वर्कर बता ही नहीं सकता, तो मेरा ऑप्शन कौन सा रह गया? ये रह गया। जीडीपी पर वर्कर, तो पर ये टोटल जीडीपी दी हुई है ना मुझे, पर ये टोटल जीडीपी दी हुई है, ये पर वर्कर वाली है ही नहीं, उसमें तो डिवाइड करना होता है ना, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया हुआ। देखो अगेन वही चीज, ए और डी हो गया, फिर ए और डी में से ए सिंपल है, डी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सही है। अगेन टोटल जीडीपी दिया हुआ है, पर वर्कर कैसे निकालूंगा? सही है, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, देखो वहाँ पे लोनेबल फंड्स वाला एमसीक्यू आया है, लोनेबल फंड्स। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स। तो ये लोनेबल फंड मैंने डिमांड सप्लाई बता दिया था लास्ट क्लास में। व्हाट कुड बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इफ देयर वाज अ डिक्लाइन इन बिजनेस कॉन्फिडेंस? जब बिजनेस कॉन्फिडेंस गिरेगा तो क्या लोन की डिमांड बढ़ेगी कि गिरेगी? लोन की डिमांड गिरेगी, सही है। एंड एन इंक्रीज इन बैंक लेंडिंग, बैंक लेंडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है लोन की सप्लाई बढ़ रही है, लोन की सप्लाई बढ़ रही है, तो डिमांड गिर रही है, सप्लाई बढ़ रही है, कौन सा ऑप्शन होगा? मैं इनिशियली एक्स पे खड़ा हूँ, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है, तो मैं कौन से ऑप्शन में आऊंगा? नहीं, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है, तो मैं डी पे आ जाऊंगा, सही है, डी पे आ जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। ये लोनेबल फंड्स मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। 59, the diagram shows the contribution of four components of aggregate demand to the change in US real GDP in the 4 quarters। चाहिए तो मुझे सबके अलग अलग कलर दिए मैं। What component made the greatest contribution? ये GDP को बढ़ाने में। And which component gave the least contribution to positive growth in real GDP in 2010? तो ये पूरा 2010 का डेटा है, सही है। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, भाई ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव कौन सा था? थ्रू आउट द टाइम सिर्फ एक चीज पॉजिटिव थी, देखो थ्रू आउट द टाइम बार्स को पढ़ना सीखो, ये वाला एरिया नेगेटिव है, ये वाला एरिया मेरा पॉजिटिव है, थ्रू आउट द टाइम सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज है वो? पर्सनल पीसी है, पर्सनल कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? पर्सनल कंजम्पशन का। लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? जो ज्यादा नेगेटिव होगा। लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसका होगा? जो ज्यादा टाइम तक नेगेटिव रहे। तो ज्यादा टाइम तक नेगेटिव कौन सा था? ये वाला है, 3 बार था। 3 बार कौन सा है? नेट एक्सपोर्ट। तो इसने लीस्ट कंट्रीब्यूशन किया है, इसने मेरा काम खराब किया है, सही है, इसने मेरा काम खराब किया है, तो मेरा ऑप्शन होगा डी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉजिटिव ग्रोथ में लीस्ट कंट्रीब्यूशन, लीस्ट कंट्रीब्यूशन का मतलब पॉजिटिव ग्रोथ को खराब कर रहा है,
वर्सन कर रहा है, वर्सन की बात बोल रहा है ये। देखो सवाल की गहराई नहीं समझा ना तू, तुम लोग ज्यादा सोचते हो। देखो ये ज्यादा सोचने से होता है। ये हमाद ने जो पॉइंट बोला ये बहुत ज्यादा सोची है। ऐसे एमसीक्यू देखो गलत करके आ जाओगे अगर ज्यादा सोचोगे ना इतना। सही है, ले रहे अब। हाँ अच्छा, अब देखो वापस ही आ गया। अ कंट्री हैज अ नेगेटिव टैक्स इनकम रिजीम। नेक्स्ट टैक्स इनकम रिजीम का मतलब है सिस्टम। द कर्व एंटी इन द डायग्राम शोज द कंट्रीज इनिशियल टैक्स कैजुअल। क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले ये था अब ये हो गया है, नया वाला ये है। तो मुझे बताओ वर्क इंसेंटिव बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बातें बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले के मुकाबले में अब कम नेगेटिव टैक्स मिल रहा है। पहले के मुकाबले में कम नेगेटिव टैक्स मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मोर इक्वल है लेस इक्वल है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मोर इक्वल होगी कि लेस इक्वल होगी? लेस इक्वल होगी। क्यों लेस इक्वल होगी? टैक्स रेट कम कर दिया है, अमीरों से कम पैसा लिया जा रहा है। अमीरों से कम पैसा लिया जा रहा है तो वो अमीर और अमीर होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। सही है, तो मामला फिर खराब होगा। नेगेटिव टैक्स होता है कि जब आप सर्टेन इनकम ब्रैकेट से नीचे होते हो तो आपको सामने से टैक्स देती है गवर्नमेंट, सामने से पैसा देती है। सही है, हाँ तो इस लाइन का मतलब ही यही है ना कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कम हो रही है। सही है, नेगेटिव टैक्सेस जब आप सर्टेन इनकम ब्रैकेट से नीचे हो तो गवर्नमेंट आपको सामने से पैसा देती है। अच्छा, द डायग्राम शोज टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड कर्व, द मनी सप्लाई इज एम। अच्छा वही फालतू एमसीक्यू। क्या बोला है, व्हाट कुड हैव कॉज्ड द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम R1 टू R2? तो हो क्या रहा है, मनी डिमांड गिर रही है। अब मनी डिमांड किस वजह से गिरेगी बताओ? इंक्रीज इन आउटपुट से मनी डिमांड मेरी बढ़ती है, इंक्रीज इन सेविंग्स का एक अफेक्ट होता है, ये कॉज नहीं है। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो एटी गिर रही है। ये करा है हमने बल्कि अभी। राइज इन द प्राइस लेवल, ये हो नहीं सकता, ये कर लिया बल्कि पीछे ही करा है। सी इसका आंसर है ये। अच्छा, ये बता दो क्या होगा। बी नहीं हो सकता है ना आयान। एन इंक्रीज इन सेविंग नहीं हो सकता, सेविंग की वजह से मनी डिमांड पर इफेक्ट नहीं आता आयान। अच्छा भाई ये वाला बता दो। दो मिनट, मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, एक का मिस हो गई है। अच्छा क्या, आज का आंसर बता दो भाई क्या है? बी है, बी होगा, सही है। द एक्सपेक्टेड ऑफ अ लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन ना, डाउनवर्ड्स टू द लेफ्ट। वो लास्ट क्लास ली थी आपने, मैंने वो सिखाया था ना फिलिप्स कर्व, उससे होगा ये। यदि बहुत लंबी होगी मुझे फिलिप्स कर्व समझाना पड़ेगा। अच्छा, देखो ऐसा सिमिलर एमसीक्यू ना मैंने पीछे कराया था, मैं दिखा देता हूँ। चलो मैं सिंपल तुम लोगों को बता रहा हूँ, फिर वो वीडियो देख लेना, मैं बता देता हूँ होता क्या है। एक चीज समझ लो कि जब जब हमें वो होती है ना कि जब हमें ये होता है ना कि हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है, जब लोगों को ये फीलिंग आती है कि पहले के मुकाबले में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ने वाला है, तो मेरा फिलिप्स कर्व जो है ना, मेरा फिलिप्स कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सही है, मेरा फिलिप कर्व जो है वो राइटवर्ड जाता है। सही है, और जब लोगों को ये लगता है ना कि इन्फ्लेशन रेट गिरने वाला है तो मेरा फिलिप्स कर्व लेफ्टवर्ड जाता है। अब इसको मैंने पूरा लॉजिक से पढ़ाया था, वो एक्सपेक्टेड आर्गुमेंटेड वो नहीं होता फिलिप्स कर्व, उसमें मैंने बताया था। सही है, तो वो वीडियो देख लेना, अपलोड जुरेज ने कर दी है, जुरेज ने अपलोड कर दी है, तो वो देख लेना। सही है, तो इसका आंसर डी होगा। अच्छा ये वाला एमसीक्यू भी,
ये वाला एमसीक्यू भी मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, तो ये मैं वापस नहीं करवा रहा। फिलिप्स कर्व है ये। अबे यार, ये देखो एक चीज समझो, ये फिलिप्स कप से लेबलिंग इसने घुमाई हुई है, इसने लेबलिंग घुमाई हुई है। देखो इन दी एंड चीज ये सेम ही है। ये चीज सेम ही है, कंफ्यूज नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। इसको तुम लोग ऐसा फिलिप्स कप देखो, इसको तुम लोग ऐसा फिलिप्स कप देखो, तुम लोग से ये हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये खाली रिकॉर्डिंग देख लेना जिससे नहीं देखी है, मैं अभी से बता रहा हूँ। उसको ऐसा फिलिप्स कप देखो बस, सही है, अलग चीज से नहीं करना उसको। 63 मैंने कराया हुआ है, 64 देख लो, 64 भी मैंने कराया हुआ है, सही है, 64 भी मैंने कराया हुआ है। देखो अब रिपीट होना शुरू हो रहे हैं। अब मैं बार बार जब सारे एमसीक्यू कराऊंगा ना, लंबी होगी बहुत। ये भी रिपीटेड है, तो ये भी करा हुआ है। इसका आंसर था डी, इसका आंसर था डी, सही है। वर्क इंसेंटिव मेरे कम होंगे क्योंकि देखो मेरा नेगेटिव टैक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो लोग बोलेंगे कि भाई पैसे काम नहीं करना, टैक्स अपने को ज़्यादा मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगी क्योंकि आप देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ रही है, सही है। 63 का आंसर है सी, 63 का आंसर है सी, 64 का आंसर है डी, सही है। बस ये घूमे हुए एमसीक्यू आते हैं, सिंपल रिपीट हो रहे हैं। ये वाला एमसीक्यू देख लो 65, क्या बोला हुआ है, द डायग्राम शोज चेंजेस इन ब्रॉड एंड नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बिटवीन 2004 एंड 2006। नैरो मनी की अगर मैं बात करता हूँ तो नैरो मनी में आता है मेरे नोट्स, कॉइन्स और एक्सेट्रा। ब्रॉड मनी में मेरा सब आता है, बट इसको बोला जाता है मनी इन एनी फॉर्म, मनी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में मनी हो सकता है, सही है। तो नैरो मनी होता है नोट्स, कॉइन्स वगैरह, और ब्रॉड मनी के अंदर ये सारा पैसा आता है नैरो मनी का, पर उसके अलावा भी जिस 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 फॉर्म में पैसा हो सकता है ना, सब इसमें आता है ब्रॉड मनी में। ब्रॉड मनी का मतलब मनी की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया है, थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा रहा है, थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा रहा है, सही है। ये सारी चीजें, जो चीजें नैरो मनी में नहीं आती ना, वो सारी यहाँ पर आती है ब्रॉड में। नहीं अक्सर वो उसमें आता है, ब्रॉड मनी में आता है, सही है। तो मनी इन एनी फॉर्म, ठीक है। आजकल पर इसको नैरो और उससे नहीं देखा जाता, एक रिसर्च कर लेना। आजकल इसको नैरो और ब्रॉड मनी से नहीं देखा जाता, आजकल इसको देखा जाता है M1 M2 और M3 मनी, सही है। ये मैं बता दूंगा कभी और, पर M1 M2 M3 से देखा जाता है आजकल इसको। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या बोला हुआ है इसने मुझे, विच इज द ओनली एरिया टू हैव एक्सपीरियंस अ कॉन्ट्रैक्शन इन ईदर वन ऑफ इट्स मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कह रहा है कि मनी सप्लाई किसका गिर रहा है। ग्राफ को पढ़ते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहले तो ग्राफ को पढ़ो, देखो यहाँ से मैंने इसको 20 में से काट दिया, ये मेरा 0 है, तो ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, यहाँ पर भी मैंने इसको 20 में से काट दिया। तो किसका मनी सप्लाई गिर रहा है, किसका मनी सप्लाई नेगेटिव में आ रहा है, ये खुद इसको रीड करो और बताओ। खाली एक चीज देखो कि ये हल्का सा नेगेटिव जा रहा है, ये हल्का सा नेगेटिव जा रहा है। अगर इसको जूम करके मैं दिखाऊंगी, देखो सिर्फ एक कंट्री की लाइन जो है वो नेगेटिव जा रही है, सिर्फ एक कंट्री की लाइन नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब है यूएस, इसका मतलब है यूएस की सिर्फ मनी सप्लाई जो है वो नेगेटिव जा रही है, यूएस की मनी सप्लाई नेगेटिव जा रही है, सही है, क्लियर है। 66, the diagram shows the market for loanable funds। अब भाई क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो देख लो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, और लोनेबल फंड है, सही है, लोन को दिमाग में रखना। एन इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, क्योंकि जब लोग बैंक में ज्यादा पैसा रखवाएंगे तो बैंक ज्यादा लोन आउट करेगी, बैंक लैंडिंग बढ़ेगी तो इससे भी सप्लाई बढ़ेगी। मुझे तो डिमांड का फैक्टर भी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स, इससे लोन की डिमांड बढ़ेगी गिरेगी, डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व से ये लोन का फैक्टर, ये डिमांड का फैक्टर है सप्लाई का फैक्टर है, डिमांड है कि सप्लाई है, खाली ये बता दो। डिमांड है, डिमांड कम होगी कि बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जब डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व होंगी तो और इन्वेस्टमेंट होगी, फिर डिमांड कम हो सकती है, नहीं,
प्रोपेंसिटी टू सेव जब मेरा बढ़ेगा तो उससे सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है, और जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो बैंक लोन भी ज्यादा देता है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव जब बढ़ेगा तो इससे मेरी सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन होगा बी। सही है, प्रोपेंसिटी टू सेव डिमांड का फैक्टर नहीं है। क्लियर है, मेरा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो लोनेबल फंड से भी बहुत सवाल आते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें आप लोग थोड़े हिलोगे। अच्छा, डी, डी क्या है? पर इससे सप्लाई गिरेगी, इससे मामा सप्लाई गिरेगी, तो नहीं हो सकता है। 67 देख लो भाई, इसमें थोड़ा सा हिल जाओगे आप। मैं हिंट दे रहा हूँ वापस। शायद नहीं लोगे, बल्कि आसान है, कर लोगे। बताओ क्या है आंसर, बताओ उसका। हाँ, फिलिप्स कप तो है भाई। नहीं सर, डी भी तो हो सकता है। जो डी बोल रहा है ना, डी नहीं हो सकता। द एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, इससे मेरा फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इससे मेरा फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। नहीं 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 उमर, वो तो मैंने बता दिया, रुक जा मैं बताता हूँ, रुक जा। सही है, और इसका आंसर होगा बी, अ डिक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अ डिक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, डी नहीं हो सकता, डी से राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अ डिक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सी क्यों नहीं, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्यों होगा हमजा, नहीं हो सकता सी। इंटरेस्ट रेट का फिलिप्स कर्व से क्या लेना देना है? और इंटरेस्ट रेट से जब मैं बढ़ाऊंगा, जब मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा, मेरे मुल्क में जो है वो पहले के मुकाबले में कंजम्पशन गिरेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उससे। तो उल्टा बोल रहा है तू। अगर इंटरेस्ट रेट गिरता तो हाँ मैं बोलता कि सही बोल रहा है। सही है, सी इसलिए नहीं है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड उसमें गिर रही है। सही है, सही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भाई, लेबलिंग रीड कर लिया करो, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। 68। अब ये आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में, बता दो जल्दी से, फिर मैं समझा देता हूँ। जल्दी जल्दी, थोड़े से और कर लेते हैं। इंसेंटिव तो वर्सन हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा नेगेटिव टैक्स मिल रहा है। इक्विटी पहले के मुकाबले में इंप्रूव हो रही है। क्यों इंप्रूव हो रही है? क्योंकि अमीरों से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, अमीरों से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि देखो ना ऊपर की तरफ जा रहा है बिल्कुल। सही है, नहीं मामा, इसको ग्राफिकली करना ऐसा नहीं होता। आप जो बोल रही हो ना उसको वो ग्राफ में लिखना, कुछ समझ आ जाएगा। इसका बता दो क्या होगा। नहीं, बस एक दो और बता रहा हूँ। 69 और 70 कर लेते हैं, फिर ऑफ करते हैं। 69 बता दो क्या होगा भाई जल्दी। लेबलिंग देख लो, मैंने सर्कल कर दिया है। लेबलिंग देख लो, अब बताओ क्या होगा। लेबलिंग देख के सोच के बताओ। ये फिलिप्स कर्व नहीं है। उल्टा क्यों बना हुआ है फिलिप्स कर्व? ये फिलिप्स कर्व नहीं है, तुम लोग खाली लेबलिंग से पकड़ो इसको। देखो ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, शिफ्ट टू द लेफ्ट। लेफ्ट से जाएगा तो देखो होगा क्या, लेफ्ट जाएगा तो होगा क्या, नेशनल आउटपुट गिर रहा है। नेशनल आउटपुट गिर रहा है। नेशनल आउटपुट का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप है?
मेरे मुल्क में आप नोटिस करो, चलो ये सिंपल सी बात बता दो, इसने बोला कि लेफ्टवर्ड जा रहा है तो नेशनल आउटपुट गिर रहा है। नेशनल आउटपुट आपका जब गिरता है कि आपको डर होता है कि इन्फ्लेशन आने वाली है, आप पहले के मुकाबले में जो है वो खर्चा नहीं करते, आप पहले के मुकाबले में खर्चा नहीं करते। तो अगेन इस डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर सिर्फ लेबलिंग देखो, इससे अपनी तरफ से बना दिया है ग्राफ, इसने अपनी तरफ से बना दिया है ग्राफ, सही है। तो ये देख लो, एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑफ इन्फ्लेशन, लोगों को लगता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन ज्यादा आने वाली है तो लोग पैसा होल्ड करना शुरू कर देते हैं, खर्चा अपना कम कर देते हैं, सही है, लोग अपना पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, सही है। अब जैसे लोगों को लग रहा है कि आगे जाके कोविड की थर्ड वेव आने वाली है तो लोगों ने अपने खर्चे थोड़े थमा दिए हैं, लोगों ने खर्चे अपने थमा दिए, लोगों ने बोला कि आगे जाके भाई प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो क्या करेंगे, तो लोगों ने सेविंग अपनी ज़्यादा कर दी है आजकल, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ऑप्शन जो यहाँ पर होगा वो सी होगा, एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेशन है ना अम्मा दी, एक्सपेक्टेशन से शिफ्ट आता है, एक्सपेक्टेशन से शिफ्ट आता है, सही है। जिस तरह फिलिप्स कर्व में शिफ्ट आता था ना, यहाँ पर भी आएगा। रिलेशनशिप तो पॉजिटिव भी है, रिलेशनशिप तो पॉजिटिव ही है, देवदास सही बोल रहे हैं, सही है। काइंड ऑफ ऐसा काइंड ऑफ, तुम लोग ये देखो कि फ्यूचर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ने से लोग अभी खर्चा कम करेंगे तो नेशनल आउटपुट गिर जाएगा, खाली इस पे ध्यान दो, नेशनल आउटपुट गिर जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा। बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है तो नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन रह गया, ऑप्शन सी तो रह गया, सही है, ऑप्शन सी तक ही रह गया। अब क्लियर है, इन सारे ऑप्शंस में मेरा नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, इकोनॉमी का रियल जीडीपी बढ़ रहा है। अच्छा 670 देख लो, लास्ट एमसीक्यू। हाँ बिल्कुल देवदास ऐसा ही हो रहा है। द डायग्राम शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है फालतू। द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ अ शिफ्ट इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है भाई, किसकी वजह से होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अच्छा फिर बोला है विच पॉलिसी माइट बी यूज्ड टू मेंटेन R1, अगर मुझे इंटरेस्ट रेट को R1 मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर R1 को मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने मनी सप्लाई को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने मनी सप्लाई को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, द परचेज ऑफ बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, द परचेज ऑफ बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में बॉन्ड्स खरीदूंगा, पैसा आएगा बैंकों के पास, इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी, सही है।